नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटना और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार घटना में इटली में फांसीवाद, जर्मनी के में नाजीवाद के बारे में चर्चा की। अभी हम जापान में सैन्यवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान भी मित्र राष्ट्रों की ओर से धुरी राष्ट्रों के सामने युद्ध लड़ा था, यानी जर्मनी के सामने लड़ा था। और 1919 में जो वर्सेलस की संधि हुई उसके बारे में हमने जो लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, तो उसकी धारणा के अनुसार चीन के प्रदेशों पर ये जापान को लाभ नहीं मिला। चीन के कई प्रदेश जो मित्र राष्ट्रों ने लिए उनका लाभ जापान को नहीं दिया गया। जर्मनी के बहुत से उपनिवेशों को इंग्लैंड और फ्रांस ने बांट लिया, यानी जर्मनी से जो प्रदेश लिया हमने वर्सेलस की संधि में आपने पढ़ा होगा कि अल्सेस और लॉरेंस नाम के भी प्रदेश फ्रांस को दिया था। रिहाइन नदी है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए दे दी थी, और रिहाइन प्रांत भी वो उन्होंने फ्रांस को दिया था। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने सारा बांट लिया। ये जापान को भी इटली की तरह कुछ भी नहीं दिया, तो इससे जापान में बहुत असंतोष हुआ। और 1921-22 की जो वाशिंगटन परिषद में इंग्लैंड और अमेरिका की नौसेना का केवल 35% नौसेना रखने की सिफारिश जापान को स्वीकार करनी पड़ी। यानी अमेरिका और इंग्लैंड जितना सैन्य रखेंगे उसका 35% ही ये जापान रखेगा, उसके साथ ऐसा जापान को स्वीकार करना पड़ा। यानी कि अमेरिका इंग्लैंड के पास 100 सैनिक है तो जापान को 35 ही रखने होंगे। तो उसे सखालिन और साइबेरिया में द्वीप खाली करने पड़े, उसके जो प्रदेश है वो ये जापान को खाली करने पड़े। इससे जापान का युवा वर्ग जो था वो नाराज हो गया। इस समय के दौरान जापान में चुनाव में बहुमत मिला और जापान के सैन्य राष्ट्रवाद ने विस्तारवाद की नीति को व्यापक बनाया, यानी देश प्रेम की भावना को व्यापक बनाया। जापान को राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य पद नहीं मिला, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। स्थायी सदस्य यानी जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनकी ही बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में चलती है, तो वो पद भी जापान को नहीं मिला। जापान की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को पश्चिमी देश नहीं रोक सके और जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया और अपनी मंचू सरकार वहाँ पर स्थापित की 1932 में। उसके उपरांत जापान ने कोरिया, मंगोलिया, सांटोंग और चीन के कई प्रदेशों पर अधिकार किए। तो इटली की तरह जापान ने भी धीरे धीरे करके कई प्रदेशों पर कब्जा कर लिया और जर्मनी तथा इटली के साथ संबंध सुधार कर अभी ये जापान देखो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में दुश्मन था जर्मनी का, उसने वो जर्मनी और इटली के साथ अच्छे संबंध बना लिए। और सम्राट मेजी के बाद 1936 में गद्दी पर आए शहंशाह हिरोहितो ने भी जापान की इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, यानी जापान का सम्राट बदलता है और 1936 में उस समय पहले मेजी था, उसके बाद 36 में आया हिरोहितो, उसी ने भी यही साम्राज्यवाद की नीति को ही प्रोत्साहन दिया। और इस तरह जापान ने राष्ट्रसंघ का त्याग किया 1933 में। देखो इटली ने भी राष्ट्रसंघ का त्याग किया और जापान ने भी। राष्ट्रसंघ का त्याग करना उसका मतलब है कि वो शांति में नहीं मानते, यानी उनकी तैयारी युद्ध करने की है, इसीलिए वो राष्ट्रसंघ में से निकल गए। अभी चौथी जो घटना है वो हम देखेंगे, वैश्विक महामंदी 1929 से 32 के बीच आई। अभी यूरोप के अधिकांश राष्ट्र जो थे उसके राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी धारणा थी कि अभी प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की जो ये युद्ध की सारी समस्याएं वो सॉल्व हो जाएगी और पूरे विश्व में शांति बन जाएगी और परिस्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन उनकी ये धारणा गलत हुई। अभी एकाएक अमेरिका में वॉल स्ट्रीट नाम की कंपनी थी, तो वॉल स्ट्रीट शेयर बाज़ार में उसके शेयर बहुत ही बिक गए और शेयर बिकने के कारण उसकी कीमत अचानक शेयरों की कीमत घट गई। कीमत घटने के कारण बाज़ार में मंदी आ गई
और पूरी जो आर्थिक परिस्थिति है 24 अक्टूबर 1929, इस संकट ने पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर दिया। पूरे अमेरिका के में नहीं, पर पूरे विश्व में परिस्थिति, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। और ये परिस्थिति को क्या बोलते हैं? वॉल स्ट्रीट संकट, यानी वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार के कारण ये महामंदी आई थी, इसीलिए उसका नाम दिया वॉल स्ट्रीट संकट, जिससे वैश्विक महामंदी का सर्जन हुआ। अभी के समय में हम जानते कि कोरोना की वजह से देखो सारे धंधा व्यवसाय सामान्य चल रहे हैं, कि जितने घंटे चलने चाहिए वो नहीं चलते। और मेन बात कि जो चीज़ वस्तुओं का उत्पादन होता है वो विदेशों में निर्यात नहीं होता है, तो माल सामान वैसे ही पड़ा रहता है। तो माल सामान जब बिकता ही नहीं तो उसका उत्पादन करने से कुछ ये नहीं है, तो उसके कारण परिस्थिति मंदी जैसा माहौल है। आपने सुना होगा कि सूरत में ही हम ले कि जो हीरा बाजार है, तो उसमें आप सुनोगे कि मंदी है, तो उसी को बोलते मंदी मीन्स माल सामान आगे विदेशों के बाज़ारों में नहीं बिके, तो जो विदेशी चलन है वो हमारे देश में नहीं आए और उसके कारण बेकारी आ जाए, उसको ही मंदी का माहौल बोलते हैं। तो विश्व के अधिकांश राष्ट्र इस महामंदी के प्रभाव में आ गए और ब्रिटेन की इंग्लैंड महासत्ता को भी अपने प्रचलित मुद्रा पाउंड के समक्ष आरक्षित रूप में रखे जो स्वर्ण भंडार की नीति त्यागनी पड़ी। अभी ये आप शायद जानते होंगे कि कोई भी राष्ट्र है अपनी मुद्रा जो छापता है तो सामने उसको बहुत सारा थापण के रूप में रखना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर्टी है, सोना है वगैरह रखना पड़ता है। वो उतना ही सामने वो करेंसी है, मुद्रा है, वो छापता है। नहीं तो कई बार आपको दिमाग में होता होगा कि पैसों की इतनी कमी है तो जो बैंक, रिजर्व बैंक पैसे छापती है तो ज़्यादा छाप दे, तो सबके पास ज़्यादा करेंसी नहीं हो जाए तो ऐसा होगा तो फुगावा हो जाता है। देश अपनी करेंसी इतनी मात्रा लिमिट में ही छापेगा कि उसके सामने प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास बैलेंस कितना है, सोना कितना है। तो उस समय ब्रिटेन में को भी जो सोना जितना होता था इतनी करेंसी उसके पास है, वो नीति इतनी मंदी आ गई तो वो नीति को उसको त्यागना पड़ा और करेंसी अधिक उसको छापनी पड़ी थी। उसका प्रभाव विश्व के अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग पर भी पड़ा। अमेरिका जैसे समृद्ध राष्ट्र की आर्थिक स्थिति की अवगणना करके भी कठोर नियंत्रण लादना पड़ा। कि अमेरिका भी हम देखते कि वो भी एक महासत्ता है, विकसित राष्ट्र है, फिर भी उस समय वो कमज़ोर पड़ गया था। विश्व व्यापार घटकर आधा रह गया, यानी व्यापार हो मंदी के कारण व्यापार ही जो होता था उससे आधा ही हो गया था। तो इस प्रकार से विश्व युद्ध की रूपरेखा का सृजन हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हमने जिम्मे जो घटनाएं देखी, इटली में जो नाजीवाद है, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद और जापान में सैन्यवाद। और चौथी घटना देखी वैश्विक महामंदी जो अमेरिका में 1929 से 32 के बीच आई थी। वो भी वॉल स्ट्रीट कंपनी के शेयर अधिक बिकने के कारण उसके भाव एकदम कम हो गए और जिसकी असर पूरे विश्व में हुई थी, उसको वैश्विक महामंदी भी बोलते हैं। तो जितने उसमें से भी एक्स्ट्रा MCQs बना लेना।